हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस समय पर मिडिल ईस्ट में बहुत ही जबरदस्त लेवल पर पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और हालात जो हैं वो लगभग इस तरीके से हैं कि इजराइल जो है वो यहां तक, इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं वो यहां तक धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान के मामले में अमेरिका से लड़ना पड़े तो हम अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। इधर से ईरान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को धमकियां दे रहा है। कभी हमास की लड़ाई हो रही है, कभी अमेरिका अपने कुछ गेम्स खेल रहा है और सिचुएशन इस तरीके से है कि आज के दिन इन हालात को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और इस समय पर जब खबर ये आती है कि कल एक पूरा ईरान का जहाज डूब गया, हालांकि जिसमें 400 क्रू मेंबर सवार थे, 400 के 400 को बचा लिया गया, 20 झुलस गया जो भी। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से खबर आ रही है कि वहां की ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लग गई है और जिस तरीके से आग लगी है वहां पर धमाके के साथ आग लगना, या तो ईरान के बुरे दिन चल रहे हैं या फिर कोई ऐसी शक्ति उसके पीछे पड़ी हुई है जो कि ईरान को मतलब उठने नहीं देना चाहती। तो इस चीज के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि हम लोगों का जीरो टू हीरो सीरीज 12वीं पास या कोई भी स्टूडेंट जो यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, आईएएस पीएसीएस बनना चाहता है, वो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। केवल 500 रुपीज से आप इस सीरीज को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन के बारे में गाइडेंस से लेकर हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। बाकी फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा महंगी सीरीज नहीं रखी हमने, क्योंकि कोरोना पीरियड में लोगों का हाल इस समय पर सुनने में आ रहा है। जिस तरीके से लोगों से बातचीत हो रही है कि पैसे नहीं है, भाई हमारे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो हालात सबकी खराब है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सब हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं ईरान के ऊपर दोस्तों। तो असलियत में ईरान के अंदर तेहरान में एक रिफाइनरी थी, उस रिफाइनरी में लग गई है आग धमाके के साथ। अब ऐसे में कल भी मैंने इस चीज के ऊपर वीडियो बनाया था कि इजराइल और ईरान के यहां पर 36 का आंकड़ा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद पॉलिटिकल चेंज होने जा रहा है। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल चेंज है, बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव यहां पर होने जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू जो थे उनको गद्दी से हटाकर और दूसरे जो हैं दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस समय पर गद्दी पर बैठ चुके हैं। यानी इस पॉलिटिकल चेंज, और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं ना कहीं जो इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसकी थोड़ी सी इस समय पर जिस तरीके से खिंचाई हो रही है, यूं कहें कि एक तरीके का क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके बारे में असलियत में यहां पर डिस्कशन करना जरूरी है। और वो अभी डिस्कशन नहीं, इसके लिए अगला वीडियो। लेकिन इतना समझ लीजिए, तो ईरान के अंदर अगर पॉलिटिकल चेंज यानी राजनीतिक बदलाव हो रहा है, इजराइल में राजनीतिक बदलाव हो रहा है, तो ईरान के अंदर धमाके क्यों हो रहे हैं दोस्तों? मैं बार बार इस चीज के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन खुल के करेंगे कि देखो दोस्तों, असलियत में यहां पर क्या है। यहां पर एक ये जो 2 देश खासकर हैं या 4 देशों को अगर आप देख लें, जिसके अंदर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक, ये 4 देश हैं। यहां ये 4 देशों के अंदर 4 बड़ी ताकतें आपस में भिड़ी हुई हैं। आज के दिन एक टर्की जो है वो भी नया प्लेयर यहीं पर है, ईरान एक प्लेयर है, सऊदी अरेबिया एक प्लेयर है और इजराइल जो है वो भी एक प्लेयर यहां पर मौजूद है। 4 प्लेयर्स हैं, जिसमें आज के दिन सऊदी अरेबिया और इजराइल की दोस्ती होती हुई दिखाई दे रही है कि अरब कंट्रीज कहीं ना कहीं इजराइल के पास आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असलियत में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन अगर कोई देश उभर कर आ रहा है तो वो ईरान उभर कर आ रहा है। और यहां पर ईरान जो है, भले ही यहां पर पॉलिटिकल चेंज हो रहा हो, भले ही यहां पर राजनीतिक बदलाव हो रहा हो, भले ही यहां पर राजनीतिक बदलाव हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर मेंटेन करना चाहता है इजराइल ईरान के ऊपर एक दबाव बनाए रखना चाहता है। और इसी दबाव के चलते इजराइल ईरान के ऊपर एक दबाव बनाए रखना चाहता है। और इसी दबाव के चलते दोस्तों, यहां पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, असलियत में ये सबसे बड़ा
चैलेंज यहां पर है इजराइल और दुनिया के लिए, खासकर इजराइल और मिडिल ईस्ट के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल की कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इजराइल की कोई भी सरकार आ जाए, वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा रोकना चाहेगी। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ईरान इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर आगे बढ़ा तो इससे अरब कंट्रीज और इजराइल दोनों की एग्जिस्टेंस पर ही खतरा हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरेबिया के ऊपर होगा दोस्तों। अगर ये हाल है कि सऊदी अरेबिया को खतरा होगा, इजराइल को खतरा होगा, तो सऊदी अरेबिया में तो इतनी ताकत है नहीं कि वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा या के थ्रू ईरान पर हमला करवाए। लेकिन असलियत में दो चीजें साथ साथ चल रही थी। एक तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा था जो इजराइल के लिए चैलेंज था, और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट थी उसको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी 2019 में। लेकिन 2019 के बाद अगर आप देखें, क्लियर मेजॉरिटी वैसे भी वहां पर किसी को नहीं मिलती। 2019 से लेकर 2021 के बीच में अगर आप 2 साल के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला गया, और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू का ग्राफ बढ़ा वो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है, एक तरफ हमास से डील करना और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमले करवाना था। तभी आप देखोगे 2019 के बाद लगातार हमले इस तरीके से दनादन होते जा रहे हैं, इस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तहस नहस कर दिया गया। ईरान की नेवी के ऊपर जिस तरीके से सबसे बड़े जहाज को डुबो देना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और अपने आप में एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत तगड़ा एक रिस्क होता है। इजराइल ने वो लिया और पूरा जहाज डुबो दिया। रिफाइनरी के अंदर हमला कर देना, उसमें ब्लास्ट, और जो सबसे बड़ी रिफाइनरी और जो राजधानी के पास है वहां हमला करवाना, कहीं ना कहीं एक कैपेबल मिशंस होते हैं, मतलब एक सक्सेसफुल मिशंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए दोस्तों यहां पर कि इससे आगे वाली सिचुएशन अगर आपको समझ में आएगी तो वो क्या है, इससे अगली सिचुएशन ये है कि अगर आप यहां देखें तो एक न्यूक्लियर जो हेड था, न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट था, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट था फखरीदेजाद, उसको हरा दिया, उसको मार डाला गया। और उसके बाद सुलेमानी को, जो पूरे मिडिल ईस्ट का हेड था, उसे भी मरवाने में इजराइल का एक बड़ा रोल था इंटेलिजेंस के रूप में। शॉर्ट में कहने का मतलब है, दो देशों की इस लड़ाई में भले ही इजराइल खुले तौर पर यह क्लियर ना कर रहा हो कि हां मैंने मरवाया, भले ही इजराइल खुले तौर पर ना कह रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट और सब चीजों के अंदर इजराइल का हाथ है। क्यों? उसके पीछे दो बेनिफिट्स हैं। एक तो इजराइल ईरान को दबाए रखेगा, प्रेशर मेंटेन रखेगा, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर मेंटेन किया जाएगा। समझे कि उसकी तरफ ज्यादा झुके तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर मेंटेन करने की टैक्टिक है कि कहीं ऐसा, मतलब प्रेशर किस तरीके से कि भैया अगर आपको लगता है कि ईरान के ऊपर कोई बंदा प्रेशर या कोई देश प्रेशर मेंटेन कर सकता है या उसकी पिटाई कर सकता है तो वो अरब देशों में से कोई नहीं है, इजराइल है। इसलिए तुम्हारा अगर दुश्मन इजराइल को और ईरान को दोनों को बनाए रखोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक काम कीजिए, दोनों में से एक को चुन लीजिए जो कम खतरनाक है। तो इजराइल अपने आप को कम खतरनाक प्रोसीड कर रहा है, प्रूव कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रूव कर रहा है, और इसी के चलते वो लगातार अरब देशों के साथ तो नजदीकी बढ़ा रहा है, टर्की के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे हैं, ईरान को ढूंढ रहा है। और ईरान की धुनाई को हो सकता है साइलेंटली अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा हो कि जब तक भाई ईरान को उसके घुटनों पे के बल लाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, उस पे प्रेशर मेंटेन करो, प्रेशर मेंटेन करने के लिए इजराइल है, और इजराइल को यह कह रखा है कि ईरान को जितना पीट सकते हो पीटो ताकि पिटाई खा के वो मेरे पास आए। और दूसरा, ईरान को चाइना के कंट्रोल में जाने से, चाइना के इन्फ्लुएंस में जाने से रोकना। अमेरिका की भी अपनी चाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है, ये कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, कौन क्या। और क्योंकि सारी गेम्स
हायर लेवल पर चल रही हैं, तो कौन क्या और कौन सी गेम खेल रहा है ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बस हम लोग इफेक्ट को देख के या तो जिसे कहते हैं कि हैरान हो जाते हैं या सोचने लग जाते हैं कौन मार रहा होगा, किस तरीके से मार रहा होगा। लेकिन बैकडोर पॉलिटिक्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, बहुत से कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर ये आपका हाइपोथेटिकल है। यार अगर मेरा हाइपोथेटिकल होगा तो ठीक है, बहुत सारी जो थीसिस होती हैं वो हाइपोथेटिकल ही लिखी जाती हैं, उनके प्रूफ तो बाद में आते हैं। अब हेनरी किसिंजर से लेकर जितनी भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बुक्स लिखी जा रही हैं वो सारे के सारे उनके अजम्पशंस हैं। अब चाइना के बारे में, चाइना और अमेरिका के बारे में जिस तरीके से हेनरी किसिंजर का सर का जो दुनिया के सबसे बड़े फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट माने जाते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका और चाइना की अगर लड़ाई हुई तो वो डिसास्ट्रस होगी। तो वो क्या है, एक अजम्पशन है। मैं भी वही तो कह रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वो कह रहे हैं डिसास्टर्स होगा। तो भाई फर्क ये है कि मैं उनके बराबर, उनके पैर की धूल के बराबर नहीं हूं, लेकिन इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें। कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा असेसमेंट करके जरूर चल रहे हैं, हम थोड़ा बहुत असेसमेंट करके चल रहे हैं कि भाई ऐसा पॉसिबली हो सकता है। बाकी जैसे जैसे होगा दोस्तों आपके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ईरान और इजराइल की जो लगातार टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे दूसरे वेरियस फैक्टर्स काम कर रहे हैं। वो वेरियस फैक्टर्स क्या क्या होंगे और जैसे जैसे वो टाइम बीतेगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।